नमस्कार दोस्तों, मैं लेडलाल तेली आपके और अपने YouTube चैनल मेरा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और फिर बाद में हम आज की नेक्स्ट क्लास के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले जो भारतीय संसद का हम टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें हमने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डाल रखा है और आज पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय संसद के बारे में आज हम पार्ट 3 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको मिल सके। ठीक है साथियों, उस पार्ट 1 में हमने देखा था जो संसद का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में बात की थी। संसद कौन से भाग में आती है, तो 5 भाग में आती है। और वह अध्याय कौन सा, तो अध्याय दूसरा अध्याय आता है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में बात की जो संसद है, ये एक प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटेन से लिया गया। फिर बाद में संसद के उपनामों की बात की। फिर बाद में हमने संसद भवन के बारे में देखा था, इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका शिलान्यास कब हुआ और संसद का स्थान कहाँ पर है, तो रामसीना पहाड़ी जो कि दिल्ली पे है। फिर बाद में हमने 79 के बारे में की, संसद के बारे में देखा था। फिर बाद में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देखा था। फिर बाद में हमने अनुच्छेद 88 के तौर पर भी हमने देखा था कि केंद्र के मंत्री व मान्यवादी होते हैं, वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। तथा जो केंद्र के मंत्री होंगे वो अपने अपने सदन में ही वोटिंग करेंगे, बल्कि जो महान्यायवादी होता वो कहीं पर भी वोटिंग नहीं कर सकता। लेकिन महान्यायवादी कहीं पर भी बैठ सकता है, संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है। और जो समितियाँ बनती है उसमें भी वो बोल सकता है और सदस्य हो सकता है। ठीक है साथियों, फिर वह हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 हमने कल देखा था, 10 अनुच्छेदों के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है साथियों, अगर आपको वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तभी तक आपने दोस्तों क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और साथियों जरूर एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करेंगे आज भारतीय संसद पार्ट 3 की हम बात करने वाले। भारतीय संसद में हमने दोस्तों कल 99 तक अनुच्छेद देख लिया था और आज हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद की हम नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे। वो कौन सा आर्टिकल आता है, तो उसके बाद में हम बात करेंगे 100 की। आज 100 अनुच्छेद 100 की हम बात करें। अनुच्छेद 100 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 100 में दो बातें लिखी गई। एक तो है निर्णायक मत के बारे में, किसके बारे में साथियों, निर्णायक मत के बारे में। निर्णायक मत, इसको हम कास्टिंग वोट भी कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं। और दोस्तों एक बात ये और लिख रखी है कि वो है कर्णपूर्ति। क्या है साथियों, कर्णपूर्ति। कर्णपूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो कर्णपूर्ति को अंग्रेजी में कहा जाता है कोरम। और निर्णायक मत को क्या कहता है, तो इसको कास्टिंग वोट भी कहते हैं। निर्णायक मत कब होता है, तो साथियों निर्णायक मत जब लोकसभा में, दोस्तों जैसे हम बात करें लोकसभा व राज्यसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति होता है। जब दोस्तों लोकसभा में किसी बिल पर वोटिंग चल रही हो, उस समय सामान्य स्थिति में वो वोट कर सकता है क्या लोकसभा अध्यक्ष, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, जैसे लोकसभा में वोटिंग चल रही है, क्या चल रही है साथियों, लोकसभा में वोटिंग चल रही है, वोटिंग चल रही। इस समय क्या लोकसभा का अध्यक्ष इस समय वोटिंग करेगा क्या, इस समय सामान्य स्थिति में वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जब जैसे लोकसभा में एक दिन यानी मानने की 450 सदस्य उपस्थित होते हैं एक दिन, जरूरी थोड़ी कि हर एक सदस्य एक ही दिन उपस्थित होते, इस दिन माना कि एक दिन 450 सदस्य उपस्थित होते हैं और 450 सदस्य किसी बिल पर वोटिंग करते हैं, चाहे वो सहमति जताते हैं या सहमति नहीं जताते हैं। तो दोस्तों 225 सदस्य तो सहमति रखने में हासिल करते हैं, सहमति देने में वोट करते हैं, और 225 सदस्य सहमति न देने में वोटिंग करते। तो इस समय दोस्तों निर्णय लेने के लिए जो वोटिंग की जाती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष इस समय वोट करता है कि अन्य बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष वोट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार क्या कौन करता है लोकसभा में, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या करता है वोटिंग, निर्णायक मत कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा में इसी प्रकार राज्यसभा में भी राज्यसभा का सभापति होता है, वो करता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति ये दोनों व्यक्ति होते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा में सामान्य मत में वो वोटिंग नहीं करते, लेकिन निर्णायक मत की स्थिति आती है तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति निर्णायक मत डालते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए।
एक बार देखिए, लोकसभा, अगर लोकसभा में वोटिंग चल रही हो, लोकसभा में क्या चल रही है, वोटिंग चल रही है, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष क्या वोट करेगा, तो उस समय वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कब वोटिंग करता है, जब मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग करता है। और राज्यसभा में भी इसी प्रकार जिस प्रकार से राज्यसभा में जैसे 200 सदस्य आते हैं और उसमें 100 बराबर मत आ जाते हैं, और उस समय राज्यसभा का सभापति वोटिंग करेगा। जो किसमें करेगा, वो राज्यसभा में करेगा। और लोकसभा में कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये किस में लिखा रहेगा, तो अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत के बारे में लिखा रहेगा। तो अगर हम एक बार लिख लेते हैं, निर्णायक मत की अगर बात करें, यदि किसी सदन में मत बराबर होने की स्थिति में, मत बराबर होने पर एक बार मैं मिटा देता हूँ। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि किसी सदन में मत बराबर होने पर चाहे लोकसभा हो व राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा, किसी सदन में मत बराबर होने पर वोटिंग कौन करेगा, तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष व राज्यसभा का सभापति अपना मत देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, निर्णायक मत। जिसे क्या कहेंगे, निर्णायक मत। ठीक है सर, देखिए, तो यदि किसी सदन में मत बराबर होने की स्थिति आती है, तब लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में वोटिंग करता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति वोटिंग करता है, जिसे क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, निर्णायक मत को कोस्टिंग वोट के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाद में हम बात करते हैं गणपूर्ति। ये दोस्तों गणपूर्ति क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, जो गणपूर्ति होती है वो लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गणपूर्ति की अगर हम बात करें, जो गणपूर्तियाँ जिस दिन किसी बिल पर चर्चा करनी हो, यदि सांसद लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में अगर हम कितने न्यूनतम सदस्य आएंगे तभी लोकसभा की बैठक को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में, इसको कहते हैं गणपूर्ति। जैसे हम लोकसभा की गणपूर्ति की बात करें, लोकसभा की गणपूर्ति किसके बारे में साथियों हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की गणपूर्ति की हम बात करें, लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती थी, लोकसभा की कुल सीटों का 1/10% इसकी है लोकसभा की गणपूर्ति होती है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा की कितनी होती है, तो राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा की भी कितनी होती है, राज्यसभा की कुल सीटों की 1/10%। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखा जाए, यानी वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो लोकसभा में सदस्य है 543। इसको हम डिवाइड करेंगे 1/10, इससे हमारा आ जाएगा कि कितने सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। तो हम बात करें तो 54.3 आ रहे हैं। तो अगर हम दोस्तों नॉर्मल माने तो 54 सदस्य, अगर दोस्तों लोकसभा में 54 सदस्य उपस्थित होते हैं तो उस बैठक को आगे चलाएंगे, अन्यथा 54 सदस्य तक कम होंगे तो उस बैठक के लिए अगले दिन के लिए स्थगित कर देंगे। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से राज्यसभा की कुल सीटों का 1/10% राज्यसभा की हम बात करते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें, तो वर्तमान में राज्यसभा सीटें 242, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1/10 से, जिससे हमारा उत्तर जाएगा कि 24.5। ठीक है साथियों, अगर हम नॉर्मल माने तो 25 सांसद, अगर 25 सांसद राज्यसभा में उपस्थित होते हैं तो राज्यसभा की बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा अगले दिन के लिए स्थगित की जाती है। ये बात किसमें लिखी रखी थी, ये बात लिखी रखी अनुच्छेद 100 में। और फिर बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर हम गणपूर्ति न होने पर लोकसभा के अध्यक्ष व सभापति, राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य होगा कि वो बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित रखे।
स्थगित कर सकता है। ठीक है साथियों, ये बात भी अनुच्छेद 100 में लिखी गई। 3 बातें लिखी गई। एक तो लिखी गई कि निर्णायक मत के बारे में, जो कि निर्णायक मत यदि किसी सदन में मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष मत करता है और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक है साथियों, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं। और गणमूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो गणमूर्ति को अंग्रेजी में कोरम कहते हैं। लोकसभा की गणमूर्ति कितनी होती है, तो लोकसभा की गणमूर्ति होती है 1/10। जैसे हम बात करें 543 वर्तमान में सदस्य हैं, तो अगर हम बात करें डिवाइड करें तो 54 सदस्य आते हैं। अगर लोकसभा में 54 सदस्य उस दिन जो मौजूद रहते हैं, वो उपस्थित होते हैं, तो उस दिन बैठक को आगे चलाया जाता है, किसी बिल पर चर्चा हो सकती है। न्यूनतम सदस्य कितने हैं, तो 54 होने की यह अनुच्छेद 100 के तहत है। और राज्यसभा में अगर हम बात करें, राज्यसभा की गणमूर्ति कितनी है, तो राज्यसभा की गणमूर्ति 1/10। और इसी प्रकार देखा जाए तो 225 सांसद होते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में न्यूनतम 25 सांसद आ जाए तो उस समय राज्यसभा की बैठक होगी, अन्यथा अगले दिन के लिए स्थगित की जाती है। और ये बात भी लिख रखी है अनुच्छेद 100 में, गणपूर्ति न होने पर अध्यक्ष व सभापति क्या कर्तव्य होगा कि वो अगले दिन के लिए बैठक या बिल को स्थगित कर सकता है। ये किसकी बात होगी, अध्यक्ष व सभापति की। ठीक है साथियों, फिर हम बात करने वाले नेक्स्ट अनुच्छेद आता है, उसकी हम बात करेंगे अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 क्या कहता है, तो उसकी हम बात करते हैं। ये था दोस्तों अनुच्छेद 100। कौन सा अनुच्छेद की हम बात की, अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति और निर्णायक मत के बारे में बता रखा है, आप ध्यान रखिए। ठीक है साथियों, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 101 की। अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 101 की हम बात करें, अनुच्छेद 101 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 101 की हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 101 कहता है कि अनुच्छेद 101 के तहत हम बात करें, यदि किसी सांसद यदि कोई सांसद अगर हम बात करें, यदि कोई सांसद 60 दिन तक बिना सूचना देवे वह अनुपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, ये कौन से अनुच्छेद में बात की रही थी, तो ये अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 क्या कहता है कि यदि कोई सांसद 60 दिन तक बिना सूचना दे अनुपस्थित रहता है कि संसद में, यदि कोई भी सांसद हो 60 दिन तक बिना सूचना दे वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद परमिशन देता अनुच्छेद 101 है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 101 के बारे में आप ध्यान रखिए। फिर बाद में नेक्स्ट अनुच्छेद की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा आता है, नेक्स्ट अनुच्छेद की अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 102। कौन सा 102 की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 102 में बता रखा है कि सांसदों की अयोग्यता, किसके बारे में, सांसदों की अयोग्यता के बारे में, सांसदों की अयोग्यताएं के बारे में, अयोग्यता इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 102 में किसका उल्लेख मिलता है, तो सांसदों की अयोग्यता के बारे में। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियोस में अनुच्छेद 84 में सांसदों की योग्यता के बारे में हम अध्ययन किया था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ पद पर ना होना चाहिए, न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी, और अनुसूची 3 के तहत वो शपथ ली होनी चाहिए, और संसद द्वारा किसी अन्य योग्यता वो भी राज्यसभा या लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। वो हम किस में पढ़ी थी, योग्यता अनुच्छेद 84 के तहत पढ़ी थी। लेकिन दोस्तों अब हम पढ़ने वाले सांसदों की अयोग्यता, सांसदों की अयोग्यता कौन कौन सी हो सकती थी इसकी हम बात करते थे। जैसे अनुच्छेद 84 में हमने देखा था कि राज्यसभा या लोकसभा के सांसद के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी प्रकार हम इसको अयोग्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो वो क्या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो नहीं, अन्यथा नहीं लड़ सकता है, क्योंकि भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो दूसरे देश की नागरिकता हासिल करे, वो फिर बाद में वो राज्यसभा का चुनाव लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े तो वो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसमें ये योग्यता नहीं है, वह अयोग्य माना जाएगा। ये इसलिए हम अयोग्यता में बात करते हैं। और एक अयोग्यता और होती है कि पागल व
पागल व दिवालिया होने पर, पागल या दिवालिया होने पर अगर दोस्तों कोई सांसद चुनाव लड़ता है और उसमें पागल या दिवालिया होता है तो वो भी अयोग्य माना जाएगा, क्योंकि वो अयोग्यता भी आती है। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम एक योग्यता की बात करते हैं। किसी लाभ पद पर हो, किसी लाभ पद पर हो, लाभ पद पर हो, ये भी अयोग्यता में आ गया। कोई भी यानी अधिकारी हो, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहे तो वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, अन्यथा उसको नौकरी त्यागने के बाद ही वो सांसद बन सकता है। तो किसी लाभ पद पर हो, ये भी किस में आएगी? थी आएगी अयोग्यता के बारे में। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक योग्यता होती है दल बदल। कौन सी? दल बदल। दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर क्या होता है? तो चाहे किसी व्यक्ति या सांसद जो पार्टी जीता और वो अगली पार्टी में ज्वाइन कर लेता और वो दल बदल कर लेता तो वो अयोग्य माना जाएगा। अयोग्य कब माना जाएगा? जब 2/3 सदस्य यानी 2/3 सांसद किसी पार्टी से अलग में जाते हैं नेक्स्ट पार्टी में, तो वो दल बदल कहलाएगा। अन्यथा कम 2/3 से कम होते हैं तो वो अन्यथा नहीं कहलाएगा, वो होता है दल बदल। क्योंकि दल बदल के आधार पर जो सांसद अगली पार्टी में रहते हैं वो भी सांसदों की अयोग्य ठहराए जाते हैं और अयोग्य कर दिए जाते हैं, तो वो भी सांसदों की अयोग्यता में आएगा। और हम बात करें ये, और हम नेक्स्ट बात करें संसद द्वारा, संसद द्वारा निर्धारित है, संसद द्वारा निर्धारित है अन्य योग्यता, अन्य अयोग्यता। ठीक है साथियों, अन्य अयोग्यता जो भी संसद निर्धारित करेगी कि अन्य अयोग्यता होगी तो वो राज्यसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता था? अनुच्छेद 102 कहते थे। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करते हैं जो दल बदल के आधार पर, यानी दल बदल आधार पर दल कौन सा व्यक्ति कौन अलग अलग पार्टी में जा रहा है तो इसकी घोषणा या इसका कार्य किसका होगा कि वो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष है, तो लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति इसका निर्णय करेगा। और दोस्तों जो भी संसद नए निर्धारित अन्य योग्यता बनाएगी वो कौन बनाएगी? तो वो बनाएगी संसद बनाएगी। ठीक है साथियों, फिर बाद में एक अनुच्छेद और आता है, अनुच्छेद 103 की हम बात करने वाले हैं। किसकी है? अनुच्छेद 103। अगर हम अनुच्छेद 103 की बात करें कि यदि प्रश्न उठता है कि, यदि प्रश्न उठता है कि, यदि प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 102 के तहत, अनुच्छेद 102 के तहत, अनुच्छेद 102 के तहत किसी अयोग्यता के लिए ग्रस्त हो या नहीं हो तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा अनुच्छेद 103 में लिख रहा है कि इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा कि दोस्तों राष्ट्रपति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये किसकी सलाह पर करेगा? तो ये करेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए किसकी सलाह पर करेगा? ये करेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। जैसे हम बात करें, जैसे वह भारत का नागरिक नहीं है, इसकी निर्णय कौन करेगा कि वह भारत का नागरिक नहीं है? तो वो करेगा भारत का राष्ट्रपति, जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ये तीनों इसका तो किसी लाभ सॉरी दल बदल के आधार पर तो किसका कौन निर्णय कर रहा है? तो ये करना लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में और सभापति राज्यसभा में कर रहा है। और संसद द्वारा निर्धारित जो भी कौन योग्यता निर्धारित कर रही तो वो कर रही है अयोग्यता, तो वो कर रही है संसद। जो भी नई योग्यता बनाएगी वो संसद बनाएगी। लेकिन इन तीनों का पागल या दिवालिया या किसी लाभ पर हो, इन तीनों योग्यताओं के बारे में ये लिख रखा है कि राष्ट्रपति इसका निर्णय करेगा। ये अनुच्छेद 103 कहता है। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन आज हमने अनुच्छेद 100 देखा और अनुच्छेद 101 में बात की, अनुच्छेद 102 देखा, अनुच्छेद 103 बात की, अनुच्छेद 101 में क्या देखा तो एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट। फिर बाद में 100 में देखा था दोस्तों, 100 में क्या पढ़ा था हमें? 100 में पढ़ा था एक तो गणमूर्ति, एक निर्णायक मत। अगर निर्णायक मत किसे कहते हैं? तो निर्णायक मत कहते हैं किसी भी सदन में, यदि किसी सदन में वोटिंग चल रही तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष कब वोटिंग कर सकता? तो वो वोटिंग करेगा कि मत बराबर होने की स्थिति में वो वोट डालेगा। यदि किसी सदन में वोटिंग चल रही है और उस समय मत बराबर हो जाते तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में वोटिंग करेगा और राज्यसभा का सभापति वो राज्यसभा में वोटिंग करेगा। वो मैं किस में देखा था? वो अनुच्छेद 100 में देखा था। और फिर बाद में हमने बात की गणपूर्ति। गणपूर्ति के बाद में लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो 1/10 होती है। और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा की कितनी होती थी? राज्यसभा की भी 1/10% होती थी। फिर बाद हमने अनुच्छेद 101 की बात की, यदि कोई सांसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी।
किस अनुच्छेद के तहत समाप्त होगी, तो वो होगी अनुच्छेद 101 के तहत। फिर बाद में हमने बात की अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 102 कहता है कि सांसदों की अयोग्यता के बारे में। और साथ ही हमने अनुच्छेद 84 में देखा था कि सांसदों की योग्यता के बारे में। सांसदों की योग्यता क्या कहती है, तो वह भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, किसी लाभ पद पर ना होना चाहिए। और उसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और अन्य सूची 3 के तहत जो भी राजनीतिक पदों के लिए शपथ है उसको शपथ लेनी होती है, और संसद द्वारा किसी अन्य योग्यता होती है वो भी उसमें निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है साथियों। और फिर बाद में अनुच्छेद 102 में हमने क्या देखा, तो सांसदों की अयोग्यता की वह भारत का नागरिक नहीं होना, पागल या दिवालिया होने पर, किसी लाभ पद पर हो, दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको अयोग्य ठहराया जाता है, और संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यता उसमें पाई जाती है तो वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। और मुझे 103 में देखा कि यदि प्रश्न उठता है कि 102 के तहत किसी अयोग्यता को या ग्रस्त कर या नहीं कर, तो इन तीनों में हम ग्रस्त या नहीं के आधार पर देखा जाए तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति, जो कि किसकी सलाह पर करेगा, वो करेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। ठीक है साथियों, ये था हम संसद के बारे में हम पढ़ रहे। आज पार्ट 3 खत्म होता है और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कल 8 बजे मिलेंगे। ठीक है साथियों, तभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दें, और दोस्तों शेयर जरूर करते रहें। ठीक है साथियों, इसी साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।